नमस्कार दोस्तों, प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत में आकारात्मक और गत्यात्मक मॉडल को हमने विस्तार से पढ़ लिया था। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं सिगमंड फ्राइड का। मैंने आपको कहा था कि जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था, जिसको क्लासिकी सिद्धांत कहते हैं, जिसने सिगमंड फ्राइड ने उसको 3 भागों में डिवाइडेड किया, जो व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर हम उसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में जो दूसरा पॉइंट है, कौन सा? गति की सिद्धांत। व्यक्तित्व का गति की सिद्धांत संरचना के आधार पर हमने पढ़ लिया कि चेतन मन क्या है, अचेतन क्या है, अर्धचेतन क्या है, इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो, उसको अच्छे से पढ़ लिया। और उसका जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो मैं उसको पूरा पर्सनालिटी का आपका 100 से जो जितने प्रश्न होंगे उनको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़ना। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्यक्तित्व का गति की संरचना सिद्धांत। ये किस में आएगा? वैसे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में आएगा। किसमें दोस्तों? ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में। और किसके आधार पर दोस्तों? व्यक्तित्व की गति के आधार पर। व्यक्तित्व की गति की संरचना, व्यक्तित्व की गति की आधार पर। किस पर दोस्तों? व्यक्तित्व की गति के आधार पर। सिगमंड फ्राइड ने इसको कितने भागों में डिवाइडेड किया दोस्तों? 3 भागों में डिवाइडेड किया है। अच्छे से पढ़ना, इसके 3 भाग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो उसने बताई थी मूल प्रवृत्ति। क्या बताई थी दोस्तों? मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, सीखने का प्रयास करना आप लोग। इसके जो भाग हैं वो कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग। मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, जो मूल प्रवृत्ति है, किसने? सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी दोस्तों। एक का नाम इरोस, एक का नाम क्या बताया था दोस्तों? इरोस। यदि आपसे पूछे इरोस। और दोस्तों, जो दूसरा बताया था, नाम याद है आपको दूसरे का? याद रखना, थेनाटोस। थेनाटोस याद रख के जाना दोस्तों, थेनाटोस। इरोस क्या है, थेनाटोस क्या है? पेपर में आपसे पूछ सकता है। जो 2 मूल प्रवृत्ति, क्या दोस्तों? मूल प्रवृत्ति इरोस। इरोस जो होती है दोस्तों, जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति जीना चाहता है, जिसके अंतर जीने की ललक है कि मेरे को जीना और कुछ करना है। जीवन मूल प्रवृत्ति जो आप लोग जी रहे हो, अर्थात दोस्तों जो प्रवृत्ति होती है वो जीवन मूल प्रवृत्ति। प्रश्न आपसे यही पूछेगा, जीवन मूल प्रवृत्ति के संबंध किससे? इरोस से। और दोस्तों याद रखना, थेनाटोस है वो किससे दोस्तों? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसका उल्टा दोस्तों बस मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इरोस का संबंध होगा जीवन मूल प्रवृत्ति से, और थेनाटोस संबंध होगा दोस्तों मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। दोस्तों, जो इसका जो संबंध होगा, बालक जो चाहेगा रचनात्मक कार्यों से संबंध रहेगा। किससे रहेगा दोस्तों? रचनात्मक कार्यों से। बालक रचनात्मक कार्य करेगा दोस्तों, यहाँ पर तरह तरह के कार्य करेगा, नए नए आविष्कार करेगा। किसके अंतर्गत? इरोस के अंतर्गत। बच्चा कुछ करना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है। किसके अंतर्गत? जीवन मूल प्रवृत्ति अंतर। अध्यापक बनना चाहता है। आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति में किसका भाग है? इरोस के अंतर्गत। और दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गलत काम करना चाहते हैं, थेनाटोस, मारना चाहते हैं किसी को। विध्वंसात्मक प्रवृत्ति होती है दोस्तों। बच्चे की कौन सी प्रवृत्ति होगी? अब आपसे पूछे विध्वंसात्मक, कौन सी दोस्तों? इसमें जो संबंध होगा विध्वंसात्मक कार्यों से, बस किसी को हानि पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना। जो बालक हानि पहुंचाएगा दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा? थेनाटोस के अंतर्गत। और एक व्यक्ति दूसरे की जो सहायता करेगा, हेल्प करेगा, वो दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? इरोस के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये बात हुई थी किसकी? व्यक्तित्व की गति का एक भाग था दोस्तों, कौन सा? मूल प्रवृत्ति, जिसमें था इरोस और कौन? थेनाटोस। जो इरोस होगा वो जीवन मूल प्रवृत्ति होगा, और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होगी, जो विध्वंसात्मक कार्य करेगा, वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? थेनाटोस के अंतर्गत। अब जो हम तो दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? व्यक्तित्व की गति की संरचना के आधार पर दोस्तों वो है चिंता। क्या दोस्तों? चिंता। दोस्तों याद रखना प्रश्न अच्छे से कि चिंता, सिगमंड फ्राइड ने चिंता को कितने भागों में डिवाइडेड किया? 3 भागों में। एक तो दोस्तों वास्तविक। क्या दोस्तों? वास्तविक चिंता। वास्तविक जो चिंता है, आपसे प्रश्न आ जाए कि वास्तविक चिंता दोस्तों, एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा? स्नायु विकृत चिंता। स्नायु विकृत चिंता। और दूसरों तीसरी जो बताई इसने चिंता, जिसको हम दुश्चिंता भी कह सकते, नैतिक दुश्चिंता। क्या दोस्तों? नैतिक दुश्चिंता। याद रखने का प्रयास करना आप लोग।
वास्तविक, स्नायु विकृत और नैतिक दुश्चिंता। पेपर में आपसे प्रश्न ऐसे ही आ सकता है कि निम्न में से सिगमंड फ्रायड ने कौन सी चिंता नहीं बताई है, दुश्चिंता का कौन सा भाग नहीं है? वास्तविक, स्नायु विकृत और नैतिक दुश्चिंता। एक बार सीटेट में इस प्रश्न को पूछा गया था दोस्तों, स्नायु विकृत नहीं आए पेपर, मान लो पेपर में आपसे स्नायु विकृत नहीं आए तो इसका दूसरा नाम आ सकता है दोस्तों क्या? तंत्रिका तापी। क्या दोस्तों? तंत्रिका तापी, तंत्रिका तापी विकृत चिंता। दोस्तों जो वास्तविक है, ये चिंता उत्पन्न कहाँ से होती है? वास्तविक जो चिंता है, पेपर में आपसे प्रश्न पूछे कोई उदाहरण देके, मान लो कोई उदाहरण दे दिया और ऑप्शन में 3 हो गया कि कौन सी चिंता को प्रभावित करता है। दोस्तों अच्छे सीख के जाना, आप लोगों का प्रश्न पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लाइव पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ा हुआ प्रश्न यदि पेपर में आ भी गया और उसको आप गलत करके जा रहे हो तो ये दोस्तों ये आपके लिए बहुत लापरवाही होगी। तो अपने को लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि एक प्रश्न अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक का मतलब होता है दोस्तों क्या बोलते हैं? बाह्य खतरे। बाह्य खतरे, बाह्य खतरे कैसे दोस्तों? याद रखना। और बाह्य खतरे में भी दोस्तों प्रकृति से होंगे। किससे होंगे ये? प्रकृति से। जैसे आंधी आना, आंधी चलना। दोस्तों डरते वाले चिंता आती है कि आंधी चलने वाली है, तूफान, चक्रवात, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, आग लगना जंगल में। बाह्य खतरे जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं उनसे डरते, हम भी डरते हैं। जैसे मान लो एक साथ बाढ़ आना, क्या दोस्तों? पानी ज़्यादा आ रहा है, बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो चिंता होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। तो वो बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल क्या दोस्तों? वो वास्तविक है। और जो वास्तविक चिंता होगी वो दोस्तों ये सिगमंड फ्रायड ने गतिकी के आधार पर बताया हुआ है। पहली तो हमने मूल प्रवृत्तियां पढ़ ली हैं, 2 प्रकार की, ईरोस और थैनाडोस। मूल प्रवृत्ति को दोनों भागों में पढ़ लिया कि जीवन मूल प्रवृत्ति होती है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। और दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं चिंता, वास्तविक मूल प्रवृत्ति। स्नायु विकृत प्रवृत्ति किसको कहते हैं? तंत्रिका तापी। तंत्रिका तापी जो आपकी चिंता होगी, एक व्यक्ति चोरी करेगा, खुद से उत्पन्न होगी। किससे उत्पन्न होगी? खुद से। ये तो जो उत्पन्न हो रही है प्रकृति से, ये व्यक्ति खुद मानव स्वभाव के द्वारा होगी। कैसे होगी दोस्तों? मानव स्वभाव के आधार पर होगी। कैसे? जैसे चोरी करना, चोरी करना, झूठ बोलना। और कोई बच्चा दोस्तों विद्यालय से भाग रहा है, विद्यालय से भाग रहा है, विद्यालय से भागना बालक स्वयं करेगा, स्वयं जानबूझ के इड़, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति होगी वो किसकी होगी दोस्तों? इड़ की, गलत कार्य करना। प्रश्न आ जाए स्नायु विकृत में सबसे ज़्यादा जो इड़, ईगो और सुपर ईगो में सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा दोस्तों, वो क्या करेगा? इड़ करेगा। ये चीज़ आप विशेषकर याद रख के आना। और दोस्तों जो नैतिक दुश्चिंता है, नैतिक दुश्चिंता का मतलब होता है दोस्तों एक व्यक्ति सामाजिक है, मैं मान लो बहुत अच्छे सामाजिक है, मेरे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति में अच्छे कार्य करना चाहता हूँ, मानवीय प्रवृत्ति है, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, पर लेकिन दोस्तों सुपर ईगो उसको काम करना नहीं जाएगा, दबाव डालेगा, कानून का प्रेशर आएगा ऊपर से। प्रश्न आ जाए ईगो पर, क्या दोस्तों? ईगो पर, सुपर ईगो का भेदपन करना। ये व्यक्ति मानवीय है, ये व्यक्ति क्या दोस्तों? मानवीय है। और ये दोस्तों क्या है? कानूनी व्यक्ति। आप लोग अच्छे अच्छे कार्य करना चाहते हो पर लेकिन नहीं, कानून नहीं करने दे रहा है, मना करता है कि नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, आप यहाँ मंदिर स्थापित नहीं कर सकते हो, विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ऊपर से प्रेशर पड़ना, प्रश्न की लैंग्वेज यही आएगी कि ईगो पर सुपर ईगो का खतरा मंडराना। तो वो कौन सी दुश्चिंता को प्रभावित करेगा दोस्तों? नैतिक दुश्चिंता को प्रभावित करेगा, अर्थात बालक की मानवता का बिल्कुल क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। कभी भी हम कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि क्या एक आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जैसे आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर रहे हो, घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी साथ तैयारी कर रहे हो। जैसे ये व्यक्ति है, जैसे ये एक बालक है, समझने का प्रयास करना दोस्तों, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये रीट की तैयारी कर रहा है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है ईमानदारी के साथ, ईगो की प्रवृत्ति है दोस्तों। मान लो अब ये दूसरा बालक है, एड मौज मस्ती करने वाला, आनंद में रखने वाला, मान लो इसके जो पिताजी की जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट पर है, या इसके संबंध बहुत अच्छे पब्लिक से है, जहां से ये लोग इस पर प्रेशर डालता है, इसमें ईगो की प्रवृत्ति है। अभी तो पढ़ रहा है, सीट एक ही है, मान लो आरपीसी सीट एक ही है। अब मान लो ये चोरी करके नहीं, अपने प्रभुत्व से, अपने पैसे से पेपर को कहीं से लेके आ जाता है, मतलब कहने ये तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं और पैसे के माध्यम से सिलेक्शन हो गया। जैसे हमने बहुत से केस सुने हुए हैं,
ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से कैसे भी इसने पेपर को चुरा लिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पर किसका मंडरा रहता है, खतरा, सुपर ईगो का। कभी कभी हमारे पास ऐसी स्थिति आती है, हम भी अच्छे से पढ़ रहे हैं और मुझे दबाव होता है कि यार पेपर आउट हो गया, पेपर क्या हो गया, आउट हो गया। तो वो टेंशन होती है, वो जो चिंता उत्पन्न होगी वो किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों, नैतिक दुश्चिंता के अंतर आएगी। तो व्यक्तित्व की गति की जो चिंता है दोस्तों, कितने आधार पर, वास्तविक, स्नायु विकृत, नैतिक दुश्चिंता। वास्तविक चिंता किससे उत्पन्न होती है दोस्तों, प्रकृति से। स्नायु विकृत कौन उत्पन्न करता है, खुद ईड़ करता है। और दोस्तों नैतिक दुश्चिंता होती है, जो व्यक्ति सही होता है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और दोस्तों जो हम नेक्स्ट अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं, किसमें, व्यक्तित्व की गति संरचना के आधार पर, वो तीसरा चैप्टर है दोस्तों, कौन सा, अहम। क्या दोस्तों, अहम रक्षाएं। तो आप पढ़ेंगे दोस्तों अहम रक्षा युक्तियां, अहम रक्षा युक्तियां, व्यक्तित्व की गति के आधार पर, तीसरा पॉइंट। दूसरे इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है, समायोजन। जो बालक अपने आप को एडजस्टमेंट करना सीख गया, प्रश्न यही आएगा कि अहम रक्षा युक्तियाँ को क्या प्रभावित करता है। ऑप्शन में आ गया समायोजन, दूसरा आ गया दोस्तों कुसमायोजन, तीसरा आ गया दोस्तों बुद्धि, चौथा ऑप्शन वैसे मान लो दोस्तों उसने व्यक्तित्व वगैरह कुछ दे दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, अहम रक्षा युक्तियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा दोस्तों वो है क्या, समायोजन। किसके अंतर्गत, ये चाहे व्यक्तित्व प्रभावित कर रहा है, बुद्धि प्रभावित कर रही है, पर लेकिन सिगमंड फ्राइड कहता है कि अहम रक्षा युक्ति को जो प्रभावित करेगी दोस्तों वो करेगी क्या, सिर्फ ओनली एडजस्टमेंट। तो दोस्तों याद रख के जाना आप लोग, मनोगति संरचना के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार कहता है, मूल प्रवृत्ति, चिंता और अहम। जिसको दोस्तों सिगमंड फ्राइड का हमने व्यक्तित्व की संरचना और क्या बोलते हैं, मनोगति के विकास को हमने पढ़ लिया था। अब दोस्तों हम जो पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना, सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक प्रश्न आ जाए, सिगमंड फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के में आता है। और यदि आपसे पूरा प्रश्न पूछे कि कितनी प्रकार की अवस्था बताई थी दोस्तों, क्या आंसर होगा उसका, 5। कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, जिसमें से दोस्तों सबसे पहली जो अवस्था है वो है मुखावस्था। सीखने का प्रयास करना आप लोग, प्रश्न गलत नहीं हो जाए पेपर में आपका। मुखावस्था सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुखावस्था प्रश्न। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि जो मुखावस्था है वो उसकी एज कितनी है दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है, बालक क्या लेता है, जन्म। और दोस्तों जो बच्चे की होगी ये जन्म से कितने दोस्तों, ओनली 1 महीने तक की, कितनी दोस्तों, 1 महीने तक की। दोस्तों यदि प्रश्न आ रहा है आपसे 1 महीने की नहीं दोस्तों, 1 बरस करना है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में यही प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा आपका कि 1 महीने आएगा ऑप्शन में या 1 वर्ष आएगा। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, 1 वर्ष। जो मुखावस्था होगी जो बच्चे की वो 0 से या 1 वर्ष, या तो 0 से 1 वर्ष आएगा पेपर में, या जन्म से ये माह नहीं आएगा पेपर में, क्या आएगा दोस्तों, 1 वर्ष आएगा। और यदि आपसे प्रश्न आता है मुखावस्था, मुखावस्था किसको कहते हैं, इसमें सब ओरल स्टेज, ओरल स्टेज, ओरल स्टेज, मुखावस्था। मुखावस्था में बालक की किसकी प्रधानता होगी, मुख की। दोस्तों जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी, मुख की। प्रश्न आ जाए कि मुखावस्था में सबसे ज़्यादा जो प्रधानता होगी वो किसकी होगी दोस्तों, मुख की। इसमें जैसे दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें विशेषता होती है वो अपने को सीखना जरूरी है। जैसे बच्चे का मुंह में अंगूठा लेना, मुंह में अंगूठा लेना या चूसना, किसी वस्तु को अंगूठा लेना, चूसना, दांतों से काटना, दांतों से काटना, ये जो विशेषता होंगी दोस्तों वो किस में आएंगी, मुखावस्था के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें एक बात याद रखना, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि मुख की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है बालक में, कि एक बालक ज़्यादा चूसता है अंगूठे को, आपने देखते हो छोटे बच्चे अंगूठे को बहुत ज़्यादा चूसते हैं, तो प्रश्न ये आपकी लेंगे, और या दांतों से बहुत ज़्यादा काटते हैं। और आपसे यदि प्रश्न ये आ जाए कि यदि सर्वाधिक मुख की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, यदि एक बालक में मुख की विकृति है वो सर्वाधिक हो जाती है, जो ये प्रवृत्ति है कौन सी, मुखा प्रवृत्ति या अनुवृत्ति भी कह सकते हैं इसको, मुख प्रवृत्ति या मुख अनुवृत्ति, तो बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा दोस्तों, सर्वाधिक होने पर बालक का जो व्यक्तित्व होगा दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, आक्रामक। क्या हो जाएगा दोस्तों, आक्रामक हो जाएगा। और यदि मान लो बिल्कुल मुखाप्रवृत्ति बिल्कुल कम है, बच्चे का मुंह बिल्कुल नहीं खुल पा रहा है, कम खुल पा रहा है, यदि मान लो कम होने पर
तो उसका जो बालक का जो व्यक्तित्व होगा दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मुखा प्रवृत्ति की प्रवृत्ति बालक के अंतर्गत कम होने पर, तो बालक कैसा होगा दोस्तों? निष्क्रिय हो जाएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? निष्क्रिय होगा। दोबारा सीखना, मनोलैंगिक विकास मुखावस्था जन्म से 1 माह नहीं आएगा, क्या आएगा? जन्म से 1 वर्ष आएगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको यही दिखेगा जो जल्दीबाजी में आप लोग गलत कर दोगे। और ध्यान रखना दोस्तों, प्रधानता होगी इसकी मुख की, मुख से अंगूठा लेना, मुंह में चूसना, दांतों से काटना। यदि इसकी मुखा प्रवृत्ति की सर्वाधिक प्रवृत्ति हो जाएगी तो बालक का व्यक्तित्व क्या हो जाएगा दोस्तों? आक्रामक हो जाएगा। कम होगा तो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, आपको इसको डिवाइडेड भी करवा सकता है पेपर में। वो कैसे कि मुखा जो अवस्था है, सिगमंड फ्राइड ने मुखावस्था को, सिगमंड फ्राइड ने कितने भागों में डिवाइडेड किया दोस्तों? 2 भागों में डिवाइडेड किया है। कितने भागों में डिवाइडेड किया है? 2 भागों में। आप लोग इसको अच्छे से सीखना, पढ़ना। देखो वैसे जी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। पहली जो अवस्था होगी ये मुखवर्ती पोषण, मुखवर्ती पोषण, मुखवर्ती पोषण। मुखवर्ती पोषण किसको कहते हैं दोस्तों? ये जो अवस्था होगी जन्म से 6 महीने तक की, जन्म से 6 महीने तक की, जन्म से लेकर दोस्तों कितने महीने तक की? 6 महीने तक की। इसमें क्या होता है दोस्तों? बच्चा स्तनपान करता है। क्या दोस्तों? स्तनपान। ठीक है। अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये मुखावर्ती पोषण के अंतर्गत। और ध्यान रखना, इसमें बच्चा आत्मकामुक होता है। इस अवस्था में आत्मकामुकता पाई जाती है बच्चे में। आत्मकामुकता पाई जाती है किसके अंतर्गत? मुखवर्ती पोषण के अंतर्गत। यदि ऑप्शन मुखवर्ती पोषण अवस्था नहीं आती है तो क्या आएगा? मुखावस्था। बाकी के मैं आपको बता दिया कि 0 से लेकर 1 वर्ष तक की होती है। और वैसे मैं आपको उसको डिवाइडेड कर रहा हूँ 2 अवस्थाओं में, जन्म से 6 महीने और 6 महीने से 12 महीने। 12 महीने नहीं आएगा तो 1 वर्ष आएगा। मतलब दूसरी जो अवस्था होगी दंश्रावण अवस्था, दंश्रवण अवस्था, दंश्रवण अवस्था। दंश्रवण अवस्था किसको कहते हैं दोस्तों? या जैसे दंश्रावण अवस्था नहीं आई पेपर में, इसका नाम आपको दूसरा देखो दंशावरान अवस्था। दंशावरान अवस्था मान लो कभी पेपर में जैसे आपसे इसको दंशावरान अवस्था, एक ही वास्ता है, दंश्रवण अवस्था या दंशावरान अवस्था। दोस्तों देखो नाम पता लग रहा है दंश। दंश का मतलब होता है 2 दांतों से काटना। क्या दोस्तों? दांतों से काटना। और होती है दोस्तों 7 से 12 महीने तक की। ये 6 महीने की ये और 6 महीने की ये, अर्थात दोस्तों दांतों से काटना। जो बच्चा दांतों से काटना है, अच्छा बालक में 7-8 महीने से दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। जो दांत कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारे के सारे अस्थायी दांत कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि मनोलैंगिक विकास में जो सबसे पहली अवस्था है वो कौन सी? मुखावस्था, जो जन्म से 1 वर्ष तक की होती है, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने 2 भागों में डिवाइडेड किया। मुखवर्ती पोषण और कौन सी? दंशावरण अवस्था। जो मुखवर्ती अवस्था जिसमें स्तनपान और अंगूठा चूसन होता है, जिसको बालक में आत्मकामुकता पाई जाती है। और दंशावरण जो अवस्था होती है 7 से 12 महीने की, जिसमें दांतों से काटना। अर्थात प्रश्न यही बनेगा कि जो मुख अवस्था है कि इसमें 2 प्रकार की बच्चा क्रियाएं करता है। एक तो क्या? चूसना, और एक क्या दोस्तों? दांतों से काटना। इनको आप लोग याद रख के जाना। दूसरी अपन मनोलैंगिक में जो अवस्था जो पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों कौन सी? गुदावस्था। कौन सी? गुदावस्था। सीखने का प्रयास करना मित्रों। गुदावस्था, जो गुदावस्था है वो बालक की 2 से कितने वर्ष तक की? 3 वर्ष तक की। ज़्यादातर ये बच्चे में पाई जाती है वो दोस्तों 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है गुदावस्था। इस अवस्था में इसको एनुअल स्टेज बोलते हैं। एनुअल स्टेज, उसको ऑरल स्टेज, इसको एनुअल स्टेज बोलते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप लोग याद रखना कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनेगा, बस इसके 1-2 ही प्रश्न बनते हैं गुदावस्था के। गुदावस्था में बालक मलमूत्र आदि क्रियाएं जो करता है, मलमूत्र आदि क्रियाओं को जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, क्या दोस्तों? मलमूत्र आदि क्रियाओं का सर्वाधिक संबंध है वो किस अवस्था से कहलाएगा दोस्तों? गुदावस्था से कहलाएगा। किसने बताया था? ये सिगमंड फ्राइड ने बताया था। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यदि इस अवस्था की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है, मान लो सर्वाधिक हो जाती है, जैसे हमने कहा था उसमें बालक आक्रामक हो जाता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आक्रामक हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी की प्रवृत्ति ज़्यादा होने पर बच्चा क्या होता है? उसका व्यक्तित्व आक्रामक हो जाता है। और मान लो दोस्तों इसमें कम हो जाता है, हमने कहा उसमें निष्क्रिय हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्क्रिय हो जाएगा अर्थात धारणात्मक। निष्क्रिय नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, धारणात्मक हो जाएगा। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रवृत्ति आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, आक्रामकता कि मलमुग्धावस्था में बच्चे का व्यक्तित्व में सर्वाधिक प्रवृत्ति हो जाती है तो प्रवृत्ति आक्रामक, और कम होगी दोस्तों क्या होगा, वो वहाँ पर धारणात्मक बन जाएगा। यही इस प्रकार से यदि अपन बात करते हैं इसकी जो तीसरी अवस्था है किसकी, मनोलैंगिक विकास की। जो मनोलैंगिक विकास गुदावस्था के बाद 2 से 3 वर्ष का होता है, तो इसके बाद यदि आपसे प्रश्न पेपर में आए, मान लो क्रम से भी जम्बाए, आपसे क्या जम्बाए दोस्तों, क्रम से भी जम्बाए, तो आपको इसमें कर लेना है। तो तीसरी जो अवस्था होगी दोस्तों वो होगी कौन सी, लिंग प्रदान अवस्था। कौन सी अवस्था, लिंग प्रदान अवस्था। दोस्तों इसकी एज भी याद रख के जाना, एज ऑफ फैक्टर, जैसे 0 से 1 वर्ष, उसको बढ़ लिया 2 से 3 वर्ष, और दोस्तों ये क्या होगा 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। लिंग प्रदान, लिंग प्रदान में 2 पेपर में बाल विकास में कई बार प्रश्न आया हुआ है, सीटेट में तो बहुत बार प्रश्न आता है, और विशेषकर आपकी रीट यार जिसको आप लोग आर टेट भी कह सकते हो, थर्ड ग्रेड भर्ती में प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। 2 प्रकार की जो ग्रंथि होती है दोस्तों, ओडिपस और कौन सी, इलेक्ट्रा। तो ओडिपस जो ग्रंथि है, यदि आपसे प्रश्न पूछता है ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि दोस्तों, मात्र मनोग्रंथि। मात्र दोस्तों मात्र प्रेमी, मात्र मनोग्रंथि। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है दोस्तों, लड़कों में या लड़कियों में। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका, लड़कों में या बालकों में ये ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि। दोस्तों ये मात्र प्रेमी ग्रंथि होती है, मात्र प्रेमी अर्थात माता से ज़्यादा लगाव रहता है दोस्तों। तो ओडिपस ग्रंथि का यदि आपसे प्रश्न आता है तो क्या आंसर होगा उसका, मात्र मनोग्रंथि। पेपर में ये प्रश्न को कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। यदि अब दूसरी जो ग्रंथि की बात करें, वो दूसरी ग्रंथि कौन सी दोस्तों, इलेक्ट्रा। कौन सी दोस्तों, इलेक्ट्रा। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि कौन सी दोस्तों, पितृ मनोग्रंथि, पितृ मनोग्रंथि। और दोस्तों ये जो ग्रंथि पाई जाती है वो किन पाई जाती है, लड़कियों में। किसमें पाई जाएगी दोस्तों, ये ग्रंथि लड़कियों में पाई जाएगी। और यदि प्रश्न आ जाए आपसे पितृ प्रति, पितृ जो ये है पितृ प्रेमी ग्रंथि बालिकाओं में पाई जाती है। याद रखना दोस्तों, गलत मत करके जाना, ओडिपस और कौन सा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि बालकों में और इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में। दोस्तों जो ये प्रति है कौन सा, लिंग के प्रति। किसके प्रति, लिंग के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है सबसे ज़्यादा। जैसे कहने का मतलब ये कि लड़का है वो लिंग के प्रति, लिंग के प्रति का मतलब होता है लड़का माता से ज़्यादा लगाव करता है, और जो लड़कियां हैं वो अपने पिता से ज़्यादा लगाव करती है। दोस्तों इसको अपन जो कहते हैं, यदि प्रश्न आया हुआ है, इसको बघिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इन दोनों से जो उत्पन्न जो स्थिति होती है, मतलब विषम लैंगिक का दोस्तों, उसको कहेंगे बघिया प्रवृत्ति ही, बघिया प्रवृत्ति। प्रश्न आ सकता है आपसे, जो बघिया जो प्रवृत्ति होती है, बघिया जो प्रवृत्ति होती है वो किसके आधार पर होती है, ओडिपस और क्या दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रंथि के आधार पर बघिया प्रवृत्ति बालक या बालिकाओं में पाई जाती है। और दोस्तों वो किसके अंतर्गत आएगा, लिंग प्रदान के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ये मनोलैंगिक विकास में तीसरा हो गया लिंग प्रदान। अब हम जो चौथी जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी दोस्तों, अव्यक्त अवस्था। कौन सी अवस्था, अव्यक्त अवस्था। इसको अच्छे से पढ़ना आप, अव्यक्त अवस्था। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे, जो अव्यक्त अवस्था है, अव्यक्त अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष तक की, 6 से 12 वर्ष तक की। इसमें बालक किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। प्रश्न आ जाए व्यवस्था, जिसमें बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता। क्यों नहीं करता दोस्तों, यहाँ बालक किस में रहता है, समूह में। किस में रहेगा, समूह में रहेगा, अर्थात मित्र मंडली में रहेगा। बालक की जो प्रवृत्ति होती है, मिथ्या भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब भ्रमण की प्रवृत्ति, उसको मालूम नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 6 से 12 जो अवस्था होती है बच्चे की, विद्यालय की अवस्था होती है, और बच्चे यहाँ पर भ्रमण की अवस्था। भ्रमण का मतलब बेवजह घूमने की अवस्था।
प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका हुआ है कि भ्रमण की अवस्था या मिथ्यावस्था बालक की कौन सी अवस्था दोस्तों, बाल अवस्था। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो कहलाती है वो दोस्तों किसके अंतर्गत आएगी, बाल अवस्था। और ध्यान रखना बाल अवस्था नहीं आए तो कौन सी अवस्था कहलाएगी, अव्यक्त अवस्था, जिसमें बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। और दोस्तों जो उसकी लास्ट स्टेज है वो है कौन सी, जनेंद्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था दोस्तों, जनेंद्रिय अवस्था। सीखने का प्रयास करना आप लोग, जनेंद्रिय अवस्था। जो जनेंद्रिय अवस्था है दोस्तों, जनेंद्रिय अवस्था जो कहलाएगी वो क्या रहेगी, जैसे 6 से 12 हो गया तो अब ये 12 वर्ष के बाद या 13 वर्ष के बाद एक आएगा ऑप्शन में, चाहे 12 आ जाए चाहे 13 आ जाए। ज़्यादातर पेपर में 13 वर्ष ही आता है। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को 13 वर्ष करना है। 13 वर्ष के बाद की जो प्रवृत्ति कहलाएगी, जब तक बालक बनेगा 18 वर्ष या टीन एज तक, तो दोस्तों कौन सी अवस्था कहलाएगी, जनेंद्रिय अवस्था। दोस्तों इसमें जो बालक का जो मनोलैंगिक इसमें जो प्रश्न बनेगा, इसमें जो बालक का आकर्षण होता है, बालक का क्या होता है, आकर्षण होता है, वो दोस्तों कौन सा होता है, विषम लैंगिक। कौन सा होता है दोस्तों, विषम लैंगिक आकर्षण होता है। अर्थात प्रश्न यही आएगा कि एक बालक का विषम लैंगिक आकर्षण वो किस अवस्था में होता है दोस्तों, जनेंद्रिय अवस्था में। अर्थात दोस्तों 13 वर्ष के बाद, तो हमने मुखावस्था पढ़ लिया, मुखावस्था 0 से 1 वर्ष, जिसको मनोवैज्ञानिक ने 2 भागों में विभक्त किया, मुखवर्ती भूषण और कौन सी में दंसावरण। दूसरा पढ़ लिया हमने गुदावस्था 0 से 2 वर्ष। तीसरा पढ़ा हमने लिंग प्रदान 3 से 5 वर्ष। अव्यक्त अवस्था पढ़ा 6 से 12 वर्ष और जनेंद्रिय अवस्था पढ़ा 13 वर्ष के बाद। अब दोस्तों अपन समुच्चय की बात करेंगे। सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या क्लासिकी जो अपना जो सिद्धांत दिया, इसमें से क्या तुलनात्मक सिद्धांत निकला, क्या विशेषताएं निकली, क्या पॉइंट ऐसे आए जो बच्चा सीखने को, या ऐसी क्या चीज़ थी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, या क्या चीज़ प्रभावित नहीं करती। तो दोस्तों इसकी विशेषताएं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पढ़ के जाना आप लोग, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें बच्चे के जो बच्चा है इसमें बाल निर्देशन पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। बाल निर्देशन पर बल, एक ये विशेषता है दोस्तों। जो अगली विशेषता की बात करें, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल। बच्चे के एक तो निर्देशन हो गया दोस्तों, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल, ये भी अपन को पढ़ के जाना है, संपूर्ण व्यक्तित्व पर बल। और दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, यदि आपके मूल प्रवृत्तियों पर बल देना। क्या दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों पर बल देना। मूल प्रवृत्तियों पर बल देना, ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है। जो भी कुछ हो रहा है ध्यान रखना, जो भी तीनों पढ़ी थी, गति की वो हमने चिंता पढ़ा, उसमें से जो भी सब कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये निष्कर्ष निकल के आया है। और दोस्तों छात्र केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहन, छात्र केंद्रित अवधारणाओं को, जो भी छात्र केंद्रित है अवधारणाओं को प्रोत्साहन मिला है दोस्तों इसके अंतर्गत। की निम्न विशेषता याद रख के जाना है, ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न आ सकता है। और अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल, अचेतन अभिप्रेरणा पर सर्वाधिक बल दिया है किसने दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने। और दोस्तों अपन और आगे से बात करते हैं, बचपन में बाल अवस्था में अनुभवों पर सर्वाधिक युक्त है, सर्वाधिक बल दिया है बच्चे के अनुभवों पर। बच्चे के जैसे बच्चा है उसके निर्दिष्टत्व दिया है दोस्तों, उसके अनुभवों पर भी बल दिया है किसने दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने। तो दोस्तों याद रख के जाना है, प्रश्न आ जाए निम्न में से मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत या सिगमंड फ्राइड ने कौन सी विशेषता नहीं बताई है। बाल निर्देशन बताया हुआ है, अनुभव बताया हुआ है, संपूर्ण व्यक्तित्व बताया है, मूल प्रवृत्ति पर बल दिया है, छात्र केंद्रित अवधारणाओं को प्रोत्साहन किया है, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें से भी यदि मुख्य भूमिका पूछे तो राइट आंसर होगा अचेतन अभिप्रेरणा पर बल। दोस्तों मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज सेकंड पार्ट में पूरा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लिया है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो व्यक्तित्व से संबंधित बचा हुआ है प्रेक्षक विधि है, चाहे प्रेक्षक विधि है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।